जरा सोचिए, प्रशांत महासागर में एक ऐसा देश जिसकी राजधानी में सिर्फ 400 लोग रहते हों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी छोटे से लेकिन बेहद खूबसूरत द्वीप देश पलाओ के बारे में। ये नंबर देखिए, 400। आखिर ये क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? तो ये है गेरुलमुड की आबादी, जो दुनिया की सबसे कम आबादी वाली राजधानी है। और यही एक छोटा सा फैक्ट हमें पलाओ की अनोखी और दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनोखा देश आखिर है कैसा, मतलब इसकी ज्योग्राफी कैसी है। तो सवाल उठता है, पलाओ है कहाँ? अच्छा, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया का हिस्सा है। थोड़ा और आसान भाषा में समझे तो ये फिलीपींस से लगभग 500 मील पूरब में पड़ता है और ग्वाम से करीब 800 मील दक्षिण पश्चिम में। इसके पड़ोसी हैं इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। पलाओ मतलब 300 से ज्यादा द्वीपों का एक पूरा आर्किपेलागो है। पर कमाल की बात तो ये है कि इनमें से सिर्फ 9 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर द्वीप आज भी वैसे के वैसे हैं जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाया था। और यहाँ की ज्योग्राफी तो बस कमाल है। इसका सबसे बड़ा द्वीप है बाबिल दाऊब, जो अकेले ही देश का 70% से ज्यादा हिस्सा है। यहाँ आपको हरे भरे पहाड़ मिलेंगे, मूंगे की चट्टानें और वो फिरोजी रंग के लगून्स। वाह! पर इसकी असली पहचान, जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो है रॉक आइलैंड्स। ये समुद्र से निकली 200 से ज्यादा चूना पत्थर की फॉर्मेशंस हैं, जो देखने में किसी और ही दुनिया की लगती हैं। तो ये तो हुई जमीन की बात, पर कोई भी जगह वहां के लोगों के बिना अधूरी है ना? तो चलिए अब जरा पलाओ के लोगों और उनकी कल्चर को करीब से जानते हैं। यहाँ की आबादी की बात करें तो करीब 70% लोग पलाउन हैं। माना जाता है कि इनके पूर्वज इंडोनेशिया और फिलीपींस से आए थे। इसके बाद लगभग 15% आबादी फिलिपिनो है और बाकी के 15% में आपको चीनी, जापानी, यूरोपियन, मतलब कई अलग अलग जगहों के लोग मिल जाएंगे। और अगर धर्म की बात करें तो करीब 65% लोग ईसाई धर्मों को मानते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कई पलाओनी ईसाई होने के साथ साथ अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक मान्यताओं को भी मानते हैं। ये एक तरह का मिला जुला विश्वास है। इनके अलावा यहाँ बौद्ध और मुस्लिम समुदाय भी हैं। भाषा के मामले में यहाँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पलाउन और अंग्रेजी। करीब 70% लोग पलाउन भाषा बोलते हैं, जो इनकी अपनी भाषा है, और अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज, बिजनेस और स्कूलों में होता है। और हाँ, क्योंकि यहाँ बाहर से आए लोग भी रहते हैं, तो आपको तागालोग, जापानी और मंदारिन जैसी भाषाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। और भाई, किसी भी कल्चर को समझने के लिए वहाँ का खाना चखना तो बनता है। पलाओ का खाना जाहिर है समुद्र और ज़मीन की चीज़ों पर आधारित है। नारियल का इस्तेमाल यहाँ बहुत होता है। जैसे ओकेब नाम की एक डिश है जिसमें केकड़े के मीट को नारियल क्रीम के साथ बेक करते हैं। या फिर देवदेव नाम का एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो नारियल के पानी और गूदे से बनता है। और एक इलौत भी है जो नारियल के पेड़ के रस से बना एक सिरप होता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और पलाओ के इतिहास पर नजर डालते हैं कि कैसे ये देश आज इस मुकाम तक पहुंचा है। पलाओ का इतिहास सच कहें तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की कहानी है। करीब 3000 साल पहले यहाँ लोग बसे, फिर 19वीं सदी में स्पेन ने इस पर कब्जा कर लिया। 1899 में स्पेन ने इसे जर्मनी को बेच दिया। फिर पहले विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का नियंत्रण हो गया। मतलब सदियों तक विदेशी ताकतें ही यहाँ राज करती रहीं और फिर आखिरकार पलाओ को अपनी किस्मत खुद लिखने का मौका मिला। और वो साल था 1994। ये साल पलाओ के लिए बहुत बड़ा था। सालों के विदेशी शासन के बाद पलाओ आखिरकार एक आज़ाद देश बन गया। उसने अमेरिका के साथ एक समझौता किया जिसे कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पलाओ को पूरी आज़ादी मिल गई और अमेरिका ने उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। यहीं से पलाओ के एक नए सफ़र की शुरुआत हुई। तो ठीक है, आज़ादी तो मिल गई, पर उसके बाद क्या? पलाओ ने खुद को कैसे बदला? चलिए देखते हैं कि आज के पलाओ में परंपरा और टूरिज्म का कैसा तालमेल है। आज़ादी के बाद पलाओ की इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। देखिए, पहले यहाँ के लोगों की ज़िंदगी ज़मीन और समुद्र पर ही टिकी थी, मतलब मछली पकड़ना और खेतीबाड़ी, यही सब था। पर आज टूरिज्म ही यहाँ की इकोनॉमी को चला रहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियां और कंस्ट्रक्शन भी बड़े उद्योग बन गए हैं।
लेकिन इस नए दौर के साथ नई चुनौतियां भी आई हैं, जैसे इकोनॉमी का टूरिज्म और मछली पकड़ने पर बहुत ज्यादा निर्भर होना एक रिस्क है। फिर आबादी कम है और दुनिया के बाकी हिस्सों से ये काफी दूर भी है, जिससे मुश्किलें आती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस मॉडर्न दुनिया के साथ कदम मिलाते हुए अपनी पुरानी संस्कृति और अपने खूबसूरत पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और यही हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या पलाव की सदियों पुरानी संस्कृति उसकी आधुनिक कामयाबी के साथ साथ चल पाएगी? क्या दोनों एक साथ जिंदा रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही इस खूबसूरत देश का भविष्य तय करेगा।